I hope everyone can now see my screen, right? हर किसी को स्क्रीन दिख रही है? कंफर्म करो, क्लास तो स्टार्ट हो गई, अब तो इंटरेक्ट करो। यस सर। ओके, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि चैप्टर कैसे होगा, तो अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसी चीज बताओ जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, देयर इज नो डायमेंशन मैथमेटिक्स में, एनीवन? कोई नो डायमेंशन वाला पॉइंट बताओ, कोई नो डायमेंशन वाली चीज बताओ। लाइन ही होगी। लाइन का कोई डायमेंशन नहीं होता, लाइन एक डायमेंशन में तो आगे बढ़ती है ना, या तो एक्स एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस में, या तो जेड एक्सिस में, या किसी पर्टिकुलर एंगल पे। हाँ तो क्या होगा? पॉइंट होगा। एक पॉइंट का आप कभी डायमेंशन नहीं बता सकते कि किस डायमेंशन, समझते हो ना आप लोग? जैसे अगर मैं टू डायमेंशनल फिगर की बात करूं, तो टू डायमेंशनल फिगर क्या होता है? मेरे पास सर्कल होता है, या जो भी कोई कर्व्स होते हैं, पैराबोला होता है। ऐसे में वन डायमेंशनल की बात करूं, वन डायमेंशनल, तो क्या होगा? एक लाइन होगी। अगर मैं 2D फिगर्स की बात करूं, टू डायमेंशनल फिगर्स की बात करूं, तो क्या होगा? राइट, सर्कल, स्क्वायर, रोम्बस, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बहुत सारी चीजें होंगी। और एक 3D फिगर की बात करो, बताओ। क्यूब, क्यूबॉइड, वेरी गुड। स्पीयर, स्फीयर, क्यूबॉइड एंड सो ऑन। इस तरह से डायमेंशंस डिसाइड होते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में विल बी फोकस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन भी, सिंस इट इज वन डायमेंशन, बट स्ट्रेट लाइन को हम किसी पर्टिकुलर प्लेन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्लेन समझते हो ना सब लोग? जैसे आपकी वॉल जो हो गई, आपका फ्लोर जो हो गया, ये एक प्लेन है, ठीक है? तो किसी दो एक्सिस पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? वाई एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये किसी पर्टिकुलर प्लेन पे भी जा सकता है। लाइक अगर प्योरली एक्स एक्सिस पे आएगा तो मैं बोलूंगा कि एक ही प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस पे ही है। या प्योरली अगर वाई एक्सिस पे आएगा तो हम बोलेंगे वाई एक्सिस पे ही है। बट सिंस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कहीं रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेन पे है, एनी पर्टिकुलर प्लेन पे है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम 3D लाइंस नहीं पढ़ेंगे जो तीनों प्लेन पे पास कर रही हो। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम 2D लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो दो डायमेंशंस में पास कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी बना दूं, आपके पूरे रूम में कहीं भी कैसे भी एक लाइन बन जा रही है। वैसी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली टू डायमेंशनल प्लेन पे जो लाइन बनेगी उसकी बात करेंगे। टू डायमेंशनल प्लेन पे जो लाइन बनेगी उसकी बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट के बारे में सबको आइडिया है? अगर मैंने बोला कि मैंने एक एक्स एक्सिस बनाई है, मैंने एक वाई एक्सिस बनाई है, तो यहाँ पे एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, राइट एवरीवन? ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे एक्स और वाई कैसे होते हैं? पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होते हैं। वेरी गुड। और इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पे वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, और ये सारी चीजें आप समझते हो, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है? तो ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात हो गया। अभी हम क्या कवर कर रहे हैं? अभी हम स्ट्रेट लाइन का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम तो लिख रही नहीं, देखो, स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइंस में हम प्री रिक्विजिट्स की बात कर रहे हैं, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तो बहुत इजी सी प्री रिक्विजिट्स बता रहा हूँ, अभी आगे डिफिकल्ट वाले भी आएंगे थोड़े। प्री रिक्विजिट्स की बात कर रहे हैं, जो चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन तक पहुंचने से पहले। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर आता है ना स्ट्रेट लाइन? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही आता है, क्योंकि आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करते हो ना। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये जो सिस्टम है ना मेरा, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली चीज होती है, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कार्टेशियन, मैं स्पेलिंग सही से लिख रहा हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक
ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे भी एक्स वाई जैसे वेरिएबल्स होंगे किसी चीज को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए, इस टाइप के सिस्टम को हम हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे एक्स वाई एक्सिस का यूज होगा या कोऑर्डिनेट्स का यूज होगा टू रिप्रेजेंट एनीथिंग, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे कुछ भी और हो, तो कोई भी और फिगर हो, तो उसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, लेट्स से एक्स एक्सिस ही है, लेट्स से एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे अगर दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और लेट्स से दिस, इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा दिए हुए हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स बीटा कॉमा 0 दिया हुआ है, तो व्हाट इज डिस्टेंस ए बी? डिस्टेंस ए बी क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा होगा, राइट? अब मान लो बीटा माइनस अल्फा कर रहे हो, तो क्या मैं इसको अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकता हूँ और मॉड लगा दूं? हाँ। तो बेटर रिप्रेजेंटेशन चीजों की क्या होगी कि जब भी हम डिस्टेंस लेंगे ना, तो हम एक मॉड लगा लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अल्फा बीटा कैसे वैल्यूज होंगी, हो सकता है बीटा नेगेटिव दिया हो, अल्फा पॉजिटिव दिया हो, मैं जनरलाइज इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो हम जब भी डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो हम एक मॉड लगा लेंगे, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको फिगर में दिख रहा है ना, मान लो अगर मैंने पॉइंट दे दिया 2,3 और बी पॉइंट दे दिया -2,4, अब इन दोनों के बीच में या 2,0 और -2,0 दे दिया, ठीक है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करोगे? उस सिचुएशन में अगर आपको ए बी डिस्टेंस निकालना होगा, इफ आपको ए बी डिस्टेंस निकालना हो, सबसे पहले तो ये 0 होगा। इस सिचुएशन में अगर आपको ए बी डिस्टेंस निकालना होगा और आप क्या करोगे? बीटा माइनस अल्फा कर दोगे, तो -2 तो डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगी, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती ना ए बी डिस्टेंस की अगर बात करूंगा तो उस चीज को काउंटर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बस एक मॉड लगा देता हूँ। अब चाहे आप -2 करो, मतलब बीटा माइनस अल्फा करो, चाहे आप अल्फा माइनस बीटा करो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, दोनों में हमेशा रिजल्ट 4 आएगा आपका, ठीक है। तो डिस्टेंस लेते वक्त मॉड का यूज करेंगे। अब मुझे बताओ फोर्थ पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज आगे बढ़ रहा हूँ। दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट, दिस इज द सेकंड थिंग, जिससे कि अगर कोई लेक्चर मिस भी करे तो एक कंटिन्यूएशन में यू गाइस कैन फॉलो। नाउ सी, अगर मेरे पास कोई ऐसे एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई एक्सिस हो गई, सॉरी, तो अल्फा और बीटा है, तो अगर मैं बात करूं कोई पॉइंट है रैंडमली अल्फा बीटा, ठीक है, कोई पॉइंट रैंडमली अल्फा बीटा है, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीटा। बीटा है ना? बीटा है कि मॉड ऑफ बीटा है? मॉड ऑफ बीटा। हाँ, मॉड ऑफ बीटा, ठीक है। और वही सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई फ्रॉम वाई एक्सिस, मॉड ऑफ अल्फा। मॉड ऑफ अल्फा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट। ये सारी चीजें तो पता है, इसको मैं आप नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। तो अब देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और किसी को भी ऐसी फीलिंग आएगी ना कि मैं थोड़ा भी तेज पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज बता देना, ऐसे हेजिटेट मत करना। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है पी अल्फा कॉमा बीटा, तो अगर इसका रिफ्लेक्शन मैं एक्स एक्सिस में देखूंगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर एक्स एक्सिस को एज अ मिरर मान करके अगर आप इसका माइनस बीटा, अल्फा कॉमा माइनस बीटा, अल्फा कॉमा माइनस बीटा, ये चीज सब लोग समझ रहे हो ना? क्योंकि एक्स एक्सिस में अगर आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो तो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि अगर वाई कोऑर्डिनेट पहले पॉजिटिव था तो अभी नेगेटिव हो जाएगा,
तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमा माइनस बीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मतलब वाई एक्सिस को एज अ मिरर मान के देखूंगा तो माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अल्फा कॉमा बीटा। माइनस अल्फा कॉमा बीटा। और अगर मैं ओरिजिन को एज अ रिफ्लेक्शन मान के देखूंगा तो मतलब ओरिजिन पे दोनों को मिरर रख माइनस दूंगा, कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अब जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम क्या करेंगे ना, हम कोई भी एक रैंडम लाइन लेंगे, जैसे मान लो यही एक रैंडम लाइन हो गई और इसमें किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखेंगे कि लाइक अगर मेरा पॉइंट क्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे क्यू डैश कहीं आएगा रिफ्लेक्शन के साथ, राइट। इस लाइन में अगर इसका मिरर इमेज देखोगे तो ऐसा कहीं आएगा। तो हम ये सारी चीजें भी निकाल पाएंगे कि अगर किसी पॉइंट को किसी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखना है तो समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखना है तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन देखना है तो दोनों पॉइंट्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो। बट रैंडमली किसी भी पॉइंट को किसी भी लाइन में देखना, इमेज देखना, वो भी हम निकाल पाएंगे जब थोड़ा थोड़ा लेक्चर आगे बढ़ेगा और थोड़ी चीजें हम स्ट्रेट लाइन के बारे में और पढ़ लेंगे तो। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, देख लूं कौन कौन है लेक्चर में। हेलो प्रथमेश, कैसे हो बेटा? हाँ सर ठीक हो। ठीक हो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब समझ में आता है? हाँ सर, अभी मुंबई से आया हो आज ही सुबह सुबह। आज भी मुंबई से आए हो। और बाकी बायो कैसा चल रहा है? बायो अच्छा चल रहा है। बायो अच्छा चल रहा है, तो मैथ्स का लेक्चर क्यों अटेंड करते हो अभी भी? सर मैथ्स का वो तो ऐसे ही वो ऐसे। करना पड़ता है। हाय निशिगंधा, कैसे हो बेटा आप? आई एम ऑडिबल राइट? Alright, sir. Yes, sir. गुड, सही है। तन्वीज देर। और ये PP014 कौन है बेटा? अपना नाम एडिट कर लो। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद है एवरीवन? अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, एक एक कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 x2 y2, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए बी डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही कुछ था। ऐसा ही कुछ था, सही है। लेकिन x2 माइनस x1 की जगह अगर मैंने x1 माइनस x2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्या? क्वेश्चन। हाँ नहीं, सही रहेगा, सही रहेगा। स्क्वायर होगा सही, तो स्क्वायर होगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ना वो। हाँ तो किसी भी कोऑर्डिनेट को पहले लो, डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और अब ये फॉर्मूला आया कैसे, किसी को आइडिया है? लाइक मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, वेयर डिड दिस फॉर्मूला कम फ्रॉम? तब पाइथागोरस राइट, हाँ, वो पाइथागोरस ट्रायंगल थ्योरम बनेगा से फिर आता है। पाइथागोरस। राइट, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी एनीवन? ये y2 माइनस y1। y1 राइट, ये y2 माइनस y1 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस सिमिलरली x2 माइनस x1 हो जाएगी। x2 2 minus माइनस x1. तो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर, राइट, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। तो वहां से ab इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन करो कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए cos थीटा एंड ए sin थीटा। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a cos थीटा a sin थीटा।
मेरे पास एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -a sin थीटा एंड a cos थीटा, तो आपको निकालना है ए बी डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी ए बी डिस्टेंस, निकालो। चैट सेक्शन में आंसर दे रहे हो क्या आप लोग? किसी का आंसर आया? सर a√2। हाँ सही है, बाकी लोग कंफर्म करो। सर आंसर अगर चैट में देंगे तो आपको स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बोल के बताओ, जितना कम्युनिकेट करोगे उतना ओके बेटर सर। रहेगा। ओके सर सर। ये को आएगा। a√2 ही आ रहा है ना सबका? देखो क्या कर रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो किसी भी एक चीज को x2 x1 मान लो, तो a cos थीटा प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या कर रहा हूँ, a2 - a1 सॉरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a sin थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो a cos थीटा प्लस a sin थीटा, a cos थीटा माइनस a sin थीटा, क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2a sin थीटा cos थीटा। यहाँ से भी सेम ही चीज आएगी, बस माइनस आ जाएगा बीच में, -2a sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, राइट। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a sin थीटा cos थीटा। तो ये 2a sin थीटा 2a sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ से भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 तो कितना आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा इनको और आंसर 2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, तो a√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको? जिनके आंसर आ गए थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग, राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक हमें पता होना चाहिए, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, एनीवन? आइडिया कोई? अगर मेरे पास कोई ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है और कोई पी पॉइंट इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था? एनीवन? नहीं याद आ रहा? तो x2m वैसे उसका था। तो यहाँ पे अगर p mx1 के plus mx2 upon m1 plus m2. Sorry, m हाँ plus से हाँ थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा बस। ये जो यहाँ पे होता है इसको हम इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो m लिखा है ना इसको हम x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो n लिखा है इसको हम x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला था mx2 + mx1
अपॉन m प्लस n, और सिमिलरली y नॉट क्या हो जाएगा, my2 y2 m y1 n by m plus प्लस n। m प्लस n। अब देखो ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो पॉइंट P है मेरा, ये लाइन AB के इंटरनली लाई कर रहा है, मतलब उनके बीच में लाई कर रहा है। तो दिस इज एन इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज एन इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, उनके बीच में लाई कर रहा है, उनके इंटरनल लाई कर रहा है। सिमिलरली एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, जैसे मान लो मेरे पास लाइन ए और बी है, और पी पॉइंट जो है ना वो कहीं बाहर लाई कर रहा है, तो अब पी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट्स से ए से ये डिस्टेंस m थी और बी से m/n के रेशियो में था। तो अभी अभी अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, कुछ याद आ रहा है किसी को? देखो फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा। सर वो m ठीक है, minus m आ जाएगा। हाँ ये जो बीच वाला डिस्टेंस है m माइनस, ध्यान से देखो तो ये बीच वाला डिस्टेंस को मैं m-n भी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना, यस। राइट? तो या तो फिर दो तरह से इस चीज को लिख सकते हो, या तो फिर फिर वापस से ऐसा सोच लो कि बी इंटरनली लाई कर रहा है, अगर बी इंटरनली लाई कर रहा है तो x2 को क्या लिख सकते हो, x2 विल बी m-m टाइम्स ऑफ x नॉट, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस n टाइम्स ऑफ x1, देख रहा है ना सबको क्या कर रहा हूँ, m-n प्लस n, ऐसा लिख सकते हो। एवरीवन समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। और सिमिलरली y2 भी ऐसे ही लिख सकते हो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैं प्रेफर करूंगा कि आप याद रखो वो क्या है, देखो इसी फॉर्मूले के तर्ज पे जैसे मैंने दिखाया ना कि ये वाले को ऑपोजिट वाले के साइड से मल्टीप्लाई करना है, ये वाले को ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे देखो, इस चीज को भूल जाओ, तो हम डायरेक्टली एक्स नॉट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। यहाँ से भी आपको एक्स नॉट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, यहाँ से देखो नीचे से तो खाली m बचेगा, तो क्या लिखोगे, mx2 माइनस nx1 और डिवाइड बाई m-n कर दोगे तो आपको x नॉट आ जाएगा। देखो क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे नीचे बस m बचा, m को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो mx2, ये जो nx1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस nx1, और फिर फाइनली x नॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, m-n से डिवाइड कर दोगे, राइट? तो आपको मिल जाएगा x नॉट। लेकिन इसी चीज को यहाँ से देख, इस फिगर से देखने की कोशिश करो, तो अभी भी मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लेट्स से यहाँ पे y नॉट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, किसी भी एक रेशियो को मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है? जिसको जैसे लूंगा वैसे ही मैं चीजें बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने n को पहले लिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ x1, वहां ऊपर देखना बीच में प्लस साइन आता है, यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा, माइनस m टाइम्स ऑफ x2, ध्यान से देखना, n टाइम्स ऑफ x1 ऑपोजिट साइड वाले को, फिर ये पूरा ही साइड था m टाइम्स ऑफ x2, माइनस लेंगे बीच में m टाइम्स ऑफ x2, फिर नीचे भी n माइनस m करूंगा मैं, क्योंकि n को मैंने पहले लिया था तो नीचे भी n पहले जाएगा। इसी फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, m टाइम्स ऑफ x2 माइनस n टाइम्स ऑफ x1, अब क्योंकि मैंने ऊपर पहले m को लिया था तो नीचे भी पहले m रहेगा, m माइनस n। तो देखो मोर और लेस ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही हो गई ना, यहाँ पे ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो तो यही हाँ फॉर्मूला मिल जाएगा ऊपर और नीचे से, तो सेम ही चीज हो गई। तो अगर ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखोगे तो बेटर रहेगा। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में माइनस साइन होता है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले में प्लस साइन होता है, बस इतना डिफरेंस आता है। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में ध्यान से देखना, ये जो छोटा वाला है ना उसको
अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना बस। तो अपने आप पता चल जाएगा कि m का क्या करना है। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n अपॉन m माइनस n। अब y के कोऑर्डिनेट में ये y2 हो जाएगा, y की बात करूंगा तो ये y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन देखो कि अगर मान लो मेरे पास एक पॉइंट है a 2,3 और एक पॉइंट है b 3,4। अब c कोई पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस ए बी लाइन को। ए बी लाइन इज डिवाइडेड internally by C in ratio 1:2। तो C की वैल्यूज निकालनी है, C की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, एंड एक्सटर्नली by D in ratio 2:3। तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो C और D के कोऑर्डिनेट्स जल्दी से बताओ निकाल करके। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ये फॉर्मूला है बेटा, ये वाला। सिमिलरली x के लिए भी लिख लेना। ये एक्सटर्नल के लिए हो गया और इंटरनल के लिए बीच में प्लस साइन आता है दोनों में। देखो प्रियांशु मीटिंग छोड़ के चला गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या उसको? ऐसा तो कुछ डिफिकल्ट पढ़ाया भी नहीं है, सारी चीजें तो तुम लोग को पहले से आनी चाहिए थी, आती ही होंगी कई सारे स्टूडेंट्स को। सी पॉइंट क्या आया जल्दी बताओ। सर C का 7/3, 10/3 है। 10/3 Internally 7/3 कॉमा 10/3. 10/3 10/3 एकदम सही है, एकदम सही हो तुम लोग। क्या आंसर आ रहा Externally है? 5,6. एक्सटर्नली 5,6 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर डी पॉइंट है, बाकी लोग करो, और ये इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो डी पॉइंट कहीं इधर होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए से ज्यादा पास दिख रहा है, देखो 2:3, ए से ज्यादा पास है तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 2 × 3 माइनस 3 × 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। 2 × 3, देखो छोटे वाले को पहले अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर लो, फिर बड़े वाले को इस वाले से, -3 × 2
अपॉन जो चीज पहले लिखी है उसी चीज को नीचे भी पहले लिखो, 2 - 3। तो बेटा ये तो 0,0/-1 आ रहा है, तो x कोऑर्डिनेट पे इसके 0 आ गए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो 2 × 4 -3 × 3 अपॉन 2 - 3, तो कितना आ जाएगा? -1/-1 1 आ जाएगा। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1 आ रहा है। एक्चुअली मैंने रेशियो गलत बाय मिस्टेक। अच्छा कोई नहीं, सीख रहे हो, अभी तो गलत कर ही सकते हो, एग्जाम में गलत मत करना बस। एक और क्वेश्चन करें एक्सटर्नल वाले पे। एक्सटर्नल वाला आई गेस सबको समझने की थोड़ी और जरूरत है, ठीक है करें, क्योंकि ये सारी चीजें यूज होंगी इसलिए हाँ। पढ़ा रहा हूँ। हाँ जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए 5,6, एक पॉइंट है बी -7,1, ठीक है, और कोई पॉइंट है P externally divides AB in ratio 3:4, 3:3, चलो ठीक है 3:4 ही कर लो। तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अच्छा सबसे पहले एक दिमाग में ना फिगर आनी चाहिए, ये AB को डिवाइड कर रहा है 3:4 में, तो किस पॉइंट के ज्यादा पास है ये, A के या B के? एनीवन? ये जो लाइन A से B जा रही है, इस लाइन को ये 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सर ठीक एक है, के ज्यादा पास है। पहले हो। तो A के ज्यादा पास होगी ना, क्योंकि A से Yes. 3 का रेशियो हो गया और यहाँ से 4 का रेशियो हो गया। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है, ठीक है। अगर यही मैं 4:3 दे देता, 4:3 दे देता, तो देखो फिर B से ज्यादा पास होती, क्योंकि A से AB लाइन से यहाँ से ये 4 हो जाता फिर, और यहाँ से ये 3 हो जाता। तो ये चीज समझो प्लॉट करते वक्त, अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। फिर मुझे तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर हम्म, सर पिछले वाले में डी एक्सटर्नल अगर मतलब बाहर दूसरे साइड लेते तो दूसरे साइड लेते तो देखो क्या प्रॉब्लम आती है, आप क्या करते फिर इसको 2 ही लेना पड़ता, इसको 2 ही लो, इसको 3 ही लो, लेने से कोई डिफरेंस नहीं है, फिगर तो आप कुछ भी बना लो। कैलकुलेशन के टाइम पे आप क्या लो, ए से डिस्टेंस को 2 लो। मैं ये बोलने की कोशिश, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सटर्नली 2:3 को डिवाइड कर रहा है, तो ए से डिस्टेंस इसका 2 लो, बी से 3 लो। बनाते वक्त फिगर तो कुछ भी करो, एक दिमाग में इमेज रहेगी तो क्लियर रहेगा। तो अगर ए से डिस्टेंस 2 लोगे, बी से 3 लोगे, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, 3 × 2 ही करोगे और 2 × 3 ही करोगे, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन अगर फिगर भी दिमाग में क्लियर रहती है, क्योंकि अगर मैं इसको पी पॉइंट को अगर यहाँ नहीं लिख करके इधर लिख भी देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ए से इसको 3 लूँ और बी से 4 लूँ तो। बट ऑब्वियसली देखो ये चीज पॉसिबल नहीं ना कि यहाँ से डिस्टेंस हाँ 3 हो, सर यहाँ से पिछले 4 वाले में हो। भी वैसे ही हो रहा है। हाँ हाँ, तो लॉजिकली बस वो सही नहीं है, बट ठीक है आप बना लो, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन गलत क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या करोगे, 3 × -7 अभी भी करोगे, तो x0 के कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे, 3 × -7 which is -21 - 4 × 5 20 अपॉन 3 - 4, तो कितना आ जाएगा, -41 -41 अपॉन अपॉन -1 41 हो जाएगा, ठीक है। y का और 21 आ रहा है। y0 21 आ रहा है, देखो 3 × 1 3, 4 × 6 -24 अपॉन 3 - 4, तो आ रहा है -21 अपॉन -1, तो 21 आ रहा है, ठीक है।
तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 20 41, 21। सर ये एक्सटर्नल सेक्शनल फार्मूला सिर्फ इमेजिन करते थोड़ा टाइम लग रहा नहीं इमेजिन नहीं भी करो ना बेटा, कहीं भी मार्क कर लो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस सही लिख रहे हो, इमेजिन करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर पी को कहीं भी लिख लो, रैंडमली पी को कहीं भी ले लो, उसका जो ए बी लाइन है तो ए से डिस्टेंस 3 और बी से डिस्टेंस 4, बस वही चीज तो मैं ओके समझाने सर। की कोशिश कर रहा था। हाँ देखो उल्टा लिख दिया ना मैंने, देखो पी को इधर बना दिया, उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। फॉर्मूला सही अप्लाई होना चाहिए बस, फॉर्मूला सही अप्लाई होगा और तो एक बार क्वेश्चन सही ऊपर हो जाएगा। स्क्रॉल कीजिए ना। ओके बढ़ूं आगे? Yes, Yes. sir. ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो बहुत सारी ट्रायंगल की चीजें हमने पढ़ रखी है जो हम भूल चुके हैं, तो उन्हीं चीजों को रिवाइज करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज थोड़ा क्या कहते हैं क्यूए सेशन रखना, ठीक है? मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप आंसर करना, ऐसा सेशन रखेंगे। जो चीज नहीं आएगी वो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज कि मीडियन क्या होती है किसी ट्रायंगल में। व्हाट इज अ मीडियन? एनीवन? अगर मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC, तो मीडियन क्या होगा? पॉइंट ए से लाइन मतलब सेगमेंट BC के मिड पॉइंट में जो एक लाइन जॉइंट होगी वो एक मीडियन होगा, और ऐसे ही पॉइंट B से AC के मिड पॉइंट तक और पॉइंट C से AB के मिड पॉइंट तक। राइट, तो ये एक मीडियन हो जाएगा। मीडियन क्या करता है? एक वर्टेक्स से अगर आप मीडियन बनाते हो अपोजिट साइड पे, तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो मीडियन क्या होता है कि जिस भी मीडियन से जिस if from any vertex you draw a line on the opposite side of the triangle, so median is one such line which bisects the opposite side of the triangle, bisect करता है मतलब दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मीडियन आप सबको लोगों को पता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो तीनों मीडियंस होते हैं मेरे, जो 3 मीडियंस होंगे, ठीक है बेटा? आपका नाम जिसने आंसर किया था? सतन में अच्छा तन्मय तुम ही हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सारे मीडियंस बना दूंगा तो क्या तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होंगे? अच्छा कॉन्करेंट क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक ही पॉइंट कॉन्करेंट? साइज सेम। ठीक है, सेम पॉइंट पे, हाँ. सेम पॉइंट, ठीक है, कॉन्करेंट। तो ये जो तीनों मीडियंस होंगे मेरे, जैसे AD हो गया, BE हो गया, CF हो गया, तो क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉन्करेंट होंगे? यस। एक पॉइंट पे मीट करेंगे। Yes. और अगर इस पॉइंट पे मीट करते हैं तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, वेरी गुड। तो ये चीजें लिख लो। मीडियन की डेफिनेशन तो आप लोग को पता ही है, ठीक है, कि all three medians are concurrent होते हैं, और the point of concurrency is known as centroid. The point of concurrency, जिस point पे concurrent होते हैं, the point of concurrency is known as centroid. और centroid को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से रिप्रेजेंट करते जी हैं, ठीक है। अच्छा ये एक और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ये जो सेंट्रोइड होता है ना, ये इस मीडियन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1. 2:1। राइट, एवरीवन रिमेंबर्स दैट, वेरी गुड। ये 2:1 में डिवाइड होता है। मतलब जिस वर्टेक्स से आप बना रहे हो ना,
उस वर्टेक्स से हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है ये इसको। तो centroid divides the median in ratio 2:1, in ratio 2:1। तो ये चीजें मीडियन के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो देखो फॉर्मूला कैसा आएगा, यहाँ तक नोट कर लिया ना सबने? Yes, sir. ओके, अब देखते हैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि मुझे सेंट्रोइड बहुत इजीली मिल जाए। तो लेट्स से मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी, और इसका जो सेंट्रोइड है लेट्स से दैट इज मीटिंग एट जी, ठीक है, और जी के कोऑर्डिनेट्स को एक ही लाइन बना रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। लेट्स से मैंने एक्स ऑफ जी और वाई ऑफ जी लिख दिया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए बस। तो एक्स ऑफ जी कैसे निकाल सकते हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। एनीवन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी? सर सेक्शन फॉर्मूला। Section. राइट, सेक्शन फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये चीज समझने की कोशिश करो क्योंकि ये यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो ये कोऑर्डिनेट हमें पता है, आई नो दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 बाई 2 y2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2। अच्छा, मिड पॉइंट नहीं बताया मैंने, एक चीज और देख लो यहाँ पे। जब सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा ना, जब पीस का मिड पॉइंट हो जाएगा तो m और n बराबर हो जाएंगे, राइट? इफ p विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB तो m और n बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऊपर से m प्लस n करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ m या 2 टाइम्स ऑफ n लिख सकते हो इसको डिनोमिनेटर में, Yes. राइट? और अगर मान लो 2 टाइम्स ऑफ m लिख रहे हो तो ऊपर n को भी m लिख सकते हो, तो m कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दोगे, राइट? Yes. तो क्या बचेगा, x2 प्लस x1 बाई 2। 5. मिड पॉइंट में m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से देखो m कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हो, तो x2 प्लस x1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। तो ये मैंने बताया नहीं था, बट ये चीज़ें आप लोगों को पता है पहले से। अगर कुछ स्किप भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझोगे, ठीक है? तो बस वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया तो मिड पॉइंट निकल आया। अब देखो अब क्या करेंगे, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। राइट, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो क्या हो सर जाएगा? y वाला y रहेगा ना? नहीं, y वाला भी y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 ही रहेगा ना। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना बेटा, मतलब ये ट्रायंगल मैंने बनाया है बट इसको ऐसा मत सोचो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ समझा। हाँ, वो तो जनरल ट्रायंगल दे लिया ना मैंने। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे xg अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 टाइम्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, राइट, 1 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 m प्लस n। यही करते हो ना सेक्शन फॉर्मूले में, m टाइम्स ऑफ दिस प्लस n टाइम्स ऑफ दिस अपॉन m प्लस n। तो देखो ध्यान से, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3
डिवाइड बाई 3, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया ना सेंट्रोइड का, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंट्रोइड का, ये चीज क्लियर हुई सबको, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। Yes, sir. यस सर। तो x कोऑर्डिनेट निकालोगे सेंट्रोइड का, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर नोन है आपको किसी ट्रायंगल के, तो सेंट्रोइड इज x1, तीनों कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके डिवाइड बाई 3 कर दो, वो आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट के लिए, सेंट्रोइड के y कोऑर्डिनेट के लिए तीनों y कोऑर्डिनेट जोड़ लो। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली है, कि क्या होता है ना कि मीडियंस में ही है, सेंट्रोइड में ही है, कि क्या क्या ये मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि ये परपेंडिकुलर है, या नहीं बोल सकता? नहीं सर, नहीं भी हो सकता। नहीं बोल सकते ना, तो ये चीज नोट कर लो कि इन जनरल मीडियंस are not perpendicular to base, are not perpendicular to base। base मतलब जो भी ऑपोजिट साइड पे आप बना रहे हो। तो अगर 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 ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? जैसे ये पॉइंट डी है, नो, सिमिलर नहीं होंगे, कंफर्म? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मतलब जनरल केस के लिए बता रहा हूँ, नहीं होंगे ना, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल केस हो जाए। और एरिया इनका सिमिलर होगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होंगे? सिमिलर नहीं होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं सर। कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट समझते हो ना? नहीं सर, एसएस हो जाए। कैसे हो जाएगा? ये साइड और ये साइड बराबर थोड़ी ना, कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा? पहले ही दिख गया नहीं है। बस ये सर चीज वो और ये चीज बराबर है, साइड, जरूरी थोड़ी ना कि ये वाली चीज भी बराबर रहे। सर ये जैसे स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या कि अगर सिमिलर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्वियसली नहीं होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या, बताओ? नहीं, नहीं होना चाहिए मेरे से। नहीं होना चाहिए, तो सिमिलर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट वैसे भी नहीं है। बट खुद ही सोचो कि अगर आप कह रहे हो कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ये वाला साइड भी बराबर है, तो सर, जरूरी और थोड़ी एक ना ये एंगल भी भी तो बराबर हो। इक्वल है ना क्या बेटा? सर? जो एंगल ए होगा वो भी तो इक्वल होगा ना दोनों एंगल के। ए इक्वल होगा, ये थोड़ी ना मीडियन होता है, ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गया ना फिर। ये तो आपको इस फिगर में दिख रहा है। देखो खुद ही सोचो कि अगर मान लो मैंने ट्रायंगल ऐसा बना दिया, तो मीडियन कैसा होगा? मीडियन विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर थोड़ी ना होगा। यस सर। ठीक है, वो ऐसा दिख रहा है फिगर में, इसका जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसा हो। बस मीडियन की डेफिनेशन ये होती है कि ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल अब खुद ही सोचो ना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये देख लो बेटा, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया था, इस ट्रायंगल में अगर मैं मीडियन बना रहा हूँ, तो ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है ना, हाँ कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता। अब वैसे भी सिमिलर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ठीक, इन जनरल मीडियंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू बेस, ठीक है। एंड do not divide the triangles, do not divide the triangle in two congruent or similar triangles। सिमिलर ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में नहीं डिवाइड करता है, बट divides the triangle into two equal areas, divides the triangle into equal areas। दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। लेकिन
तो ये चीज कैसे प्रूव करोगे कि दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है? एनीवन? सर बेस भी सेम है, हाइट भी बेस सेम है और हाइट भी सेम है। बेस सेम है और हाइट भी सेम है। कैसे हाइट सेम है बेटा? सर हाइट परपेंडिकुलर होता है ना। हाँ, लेकिन मान लो मैंने ऐसा ट्रायंगल लिया बेटा परपेंडिकुलर है। और मैंने एक मीडियन बनाया, तो बेस सेम है दोनों ट्रायंगल में, मैं समझ रहा हूँ। हाइट सेम है कैसे? सर हाइट तो दोनों का सेम ही रहता है। सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप समझ रहे हो करेंगे ना तो वो दोनों के लिए सेम एवरीवन? हो जाएगा। राइट, दोनों के लिए हाइट, ट्रायंगल की हाइट यही है। देखो इस ट्रायंगल के लिए भी, ये जो ट्रायंगल मैंने दिखाया इधर, इसकी भी हाइट तो यही हाइट होगी ना, और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही होगी। यस। तो दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट सेम है, ठीक है। तो हाइट अगर सेम है दोनों ट्रायंगल के लिए, बेस तो सेम है ही, तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल इक्वल एरियाज में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज प्रूव हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ मीडियन के बारे में था, डिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, सेंट्रॉइड क्या ट्रायंगल के हमेशा अंदर ही लाई करेगा? Centroid lies inside the triangle always. True or false? True है। कभी भी सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल के लिए बाहर नहीं लाई करेगा, क्योंकि मीडियन कहाँ बनते हैं? ट्रायंगल के अंदर बनते हैं। तो जहां सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे वो भी ट्रायंगल के अंदर ही होना चाहिए, बाहर तो कहीं जा ही नहीं रहा ना मीडियन ट्रायंगल के। तो सेंट्रॉइड ऑलवेज lies inside the triangle, inside the triangle। ठीक है, तो इतनी चीजें नोट कर ली सबने? फॉर्मूला सबको याद है? यस सर। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा तो सब कोई बता लेगा ना, कोई भूलेगा तो नहीं? ठीक है। यस। नेक्स्ट है सरकम सेंटर। तो बताओ सरकम सेंटर क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज सरकम सेंटर? सर सर जो मिड पॉइंट होता है वो x2 माइनस x1/2 भी हो सकता है ना। बेटा मिड पॉइंट हमेशा इंटरनली लाई करता है ना, तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाओगे ना। नहीं सर, मतलब समझो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो x2 माइनस x1 हम लेते हैं ना, मतलब वैसे होता है ना। और अच्छा खुद ही सोचो, अगर x को एक्सिस पे देखते हैं तो 2,0 और 4,0 है। तो अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो आप डिस्टेंस निकाल करके डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे ना, आप क्या करोगे? अच्छा हाँ, मतलब टोटल कोऑर्डिनेट निकाल। हाँ, टोटल मतलब कोऑर्डिनेट्स को देखोगे ना कि इसके बीच में लाई करेगा, तो ये 3,0 ही होना चाहिए ना। यस सर। ओके, सरकम सेंटर क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज सर सरकम अगर हम सेंटर? एक ट्रायंगल को कंसीडर करें और उसके तीनों वर्टाइसेस एक सर्कल पे लाई करें, ऐसा एक सर्कल बनाए, तो उसका सेंटर सरकम सेंटर होता है। मतलब तीनों वर्टेक्स को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल बनाए, राइट? हाँ हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है, बोलो। ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट करते हैं। वेरी गुड बेटा, दिस इज द डेफिनेशन आई वाज लुकिंग फॉर। ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने मान लो ए और बी बनाया और सी बनाया, तो अगर मैं ए बी साइड का बाइसेक्टर बनाऊं परपेंडिकुलर टू दिस साइड, सिमिलरली मैं अगर BC का बाइसेक्टर बनाऊं, बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर टू दिस लाइन बना दो, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन बना दो। तो ये जहां पे मीट करते हैं ना, ये जहां पे मीट करते हैं, दिस इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। और सरकम सर्किल क्या होता है? जो
इसी में से किसी एक डिस्टेंस को, ये जहाँ पे सर्कम सेंटर बन रहा है, सर्कम सेंटर से किसी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस को रेडियस मान करके, सर्कम सेंटर से किसी एक वर्टेक्स के डिस्टेंस को आप रेडियस मान करके अगर एक सर्कल बना दोगे तो वो तीनों वर्टेक्स से होता हुआ पास करेगा, तीनों वर्टेक्स से होता हुआ पास करेगा, और इसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा ए बी और सी पॉइंट है, बेटा किसने आंसर किया? आपका नाम? निशिगंधा। अच्छा, निशिगंधा। तुम्हारी आवाज कितने टाइम बाद सुन रहा हूँ कि भूल गया हो। ठीक है, देखो ये सर्कम सर्कल हो गया। सर्कम सर्कल क्या होता है? जो मेरा तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्कल बनता है, ठीक है, वो सर्कम सर्कल हो जाएगा। सर्कम सेंटर क्या होता है? जहाँ पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, तीनों साइड से बनाए हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया कि 3 वर्टेक्स दे दिए, 3 वर्टेक्स दे दिए, और 3 वर्टेक्स देने के बाद मैंने बोला कि सर्कम सेंटर निकालो। तो अब सर्कम सेंटर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तीनों का मिड पॉइंट निकाल लो, और इस लाइन की इक्वेशन आपको पता रहेगी, इससे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लो, जहां पे दोनों लाइंस मीट करेंगी वो सर्कम सेंटर हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट सर्कम सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन करेंगे अभी इस चीज के बाद में, बट ठीक है। सर सर्कम सेंटर का आपने क्या बोला था? सर्कम सेंटर का मैंने बोला था कि डेफिनेशन लिखोगे तो अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टेक्स, a point which is equidistant from all 3 vertex of a triangle। ठीक है, और सर्कम सेंटर बनता कैसे है? जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जहाँ पे तीनों ट्राइंगल, जहाँ पे ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, वो पॉइंट सर्कम सेंटर होता है। तो दोनों डेफिनेशन लिख लो कि a point which is equidistant from all 3 vertices of a triangle। ठीक है, जो सारे फ्रॉम ऑल 3 डिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल से इक्विडिस्टेंट हो, और a point where all the perpendicular bisectors of a triangle meet। ठीक है, a point where all the perpendicular bisectors of a triangle meet, a point which is equidistant from all 3 vertices of a triangle। वो भी एक, देखो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस होता है, इसी से हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, a point of concurrency लिख लो, बेटर डेफिनेशन, a point of concurrency, क्योंकि जहां पे तीनों मीट करेंगे वो भी तो कॉन्करेंट पॉइंट ही होगा ना। तो a point of concurrency of all the perpendicular bisectors, a point of concurrency of all the perpendicular bisectors of a triangle भी सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, तो देखो किसी ट्राइंगल में क्या हो रहा होगा? सर्कल का आपने क्या बोला? क्या सर्कम सर्कल? सर्कम सर्कल। सर्कम सेंटर से किसी वर्टेक्स के डिस्टेंस को रेडियस मान के जो सर्कल बनाते हो, अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, a circle passing through all 3 vertex of a triangle is known as circumcircle, is known as circumcircle। अब देखो एक और चीज यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, ठीक है, किसी ट्रायंगल का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? ये इस लाइन का बाइसेक्टर है, इससे परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, ये इस लाइन का
बाइसेक्ट मतलब मीडियन मतलब मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, से परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये इस साइड का मिड पॉइंट है लगभग ये हो जाएगा। तो दिस सर्कम सेंटर, अच्छा सर्कम सेंटर इज डिनोटेड बाय लेटर ओ, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मीट करेंगे तो सर्कम सेंटर बोलता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना एक और चीज है कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होता है। ऑल्सो ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, और ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यही मतलब ही हो गया। तो ये फिगर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, सर्कम सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो वर्टेक्स से ही पास हो, ऑपोजिट साइड के? No. नहीं। नहीं ना। तो इन जनरल स्पेशल केस में होगा, ठीक है, बट इन जनरल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर does not pass through vertex, doesn't pass through vertex, नेक्स्ट सर्कम सेंटर क्या ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है? कैन सर्कम सेंटर लाई आउटसाइड ट्राइंगल? यस, Yes. कौन से केस में जब बाहर लाई ऑब्वियस करेगा? होता है, जब ऑब्वियस ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज होगा, वेरी गुड। देख लो जिसको नहीं समझ में आ रहा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे पास, तो अगर इसका परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। तो देखो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई कर रहा है, और ऑन द ट्राइंगल भी लाई कर सकता है क्या? सोचो, सर्कम सेंटर में lie inside, outside और on the triangle। on the triangle कौन से केस में लाई करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्राइंगल। प्रथमेश वही एक ट्राइंगल बचा था तो तुमने गेस कर लिया। हाँ नहीं सही सर, बोल रहा है, सही बोल रहा है प्रथमेश। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से तो यहाँ आएगा ही, तो वो हाइपोटेन्यूज पे ही लाई करता है, ठीक है। तो ये चीज मैं लिखवा दे रहा हूँ कि नोट कर लो कि सर वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या बेटा? हाँ हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट भी होगा, सही बोल रहे हो, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाइपोटेन्यूज पे बनाओगे तो मिड पॉइंट ही हो जाएगा ना, तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट भी होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बनाऊंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से बनाऊंगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ से बनाओगे तो यहीं से होगा, तो ये तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही हो जाएगा ना। तो सही बोल रहे हो, एग्जैक्टली परफेक्टली सही है। तो ये चीज नोट कर लो, फॉर acute angled triangle, ठीक है, circum center lies inside, circum center lies inside the triangle, for right angle triangle, for right angled triangle, circum center lie is a circum center is the midpoint of hypotenuse, is the midpoint of
hypotenuse or for obtuse angle triangle, circumcenter lies outside the triangle. For obtuse angled triangle, circumcenter is outside the triangle. राइटिंग सबको समझ में आ रही है ना? मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है इन जनरल, बट आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो भी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं डिक्टेट भी करता रहता हूँ साइड बाय साइड। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। तो बताओ ऑर्थो होता है? ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। राइट, जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करें उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, intersection, it is a point of intersection of altitudes. Point of intersection of altitudes. तो अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट बना रहा हूँ, यहाँ पे इससे परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इससे परपेंडिकुलर बना रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बाइसेक्ट करे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऑपोजिट वर्टेक्स पे नहीं जाता है, यहाँ पे वर्टेक्स से ही हाइट ड्रॉप कर रहे होते हो, यहाँ पे वर्टेक्स से ही हाइट ड्रॉप कर रहे होते हो, ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे होते हो। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय लेटर एच। ठीक है, अब बताओ ऑर्थो सेंटर इनसाइड लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा, या ऑन द ट्रायंगल लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा? सोचो। इनसाइड तो ऑब्वियसली लाई करेगा ही, वो तो दिख रहा है आप लोगों को। क्या आउटसाइड और ऑन द ट्रायंगल भी ऑन लाई द कर सकता सर्कल है? लाई करेगा। ऑन द सर्कल कहाँ से आ गया बेटा इसमें? सॉरी, ऑन द ट्रायंगल लाई कर, ऑन द ट्रायंगल कब लाई करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑन द ट्रायंगल लाई करेगा। देखो सही बोल रहा है बेटा, एकदम सही बोल रहा है। तो ये चीज पहले लिख लो, फिर इसका फिगर बनवा देता हूँ। ऑर्थो सेंटर may lie inside, outside और on the ट्रायंगल। तो तीनों जगह लाई कर सकता है, या तो इनसाइड लाई करेगा, या तो आउटसाइड लाई करेगा, या ऑन द ट्रायंगल लाई करेगा। अब इस चीज को समझने के लिए देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, 3 ट्रायंगल्स बनाता हूँ। थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा ना ये? और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, अब देखो अक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड लाई करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑन ट्रायंगल लाई करेगा एंड ऑब्ट्यूज में आउटसाइड लाई करेगा। देखते हैं, अब यहाँ पे तो आप लोग को दिख रहा है कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो सारे परपेंडिकुलर्स अंदर ही रहेंगे और काम हो जाएगा, दिस विल बी ऑर्थो सेंटर, राइट। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है, अगर मैं वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो दिस इज ऑलरेडी अ परपेंडिकुलर, अगर मैं वर्टेक्स सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो दिस इज ऑलरेडी अ परपेंडिकुलर, राइट। वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये तो 90 डिग्री होता है, यही तो होगा ना। और वर्टेक्स बी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कुछ ऐसा जाएगा, तो तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बी पे ही आके मिल रहा है, तो यही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है ना, यही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, दिस विल बी द ऑर्थो सेंटर। क्या देखो, अगर मैंने ए से ड्रॉप किया तो आई ऑलरेडी नो ना दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, कहीं और थोड़ी ना 90 डिग्री बना दोगे जबरदस्ती, तो यही हो जाएगा। और फिर सी से भी ड्रॉप करोगे तो यही हो जाएगा। तो दिस वर्टेक्स बी जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है इज द ऑर्थो सेंटर इन राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे देखो ऑब्ट्यूज में क्या होगा कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओगे, यहाँ से चलो ए से परपेंडिकुलर बनाओगे, ए से परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसा कुछ जाएगा, राइट। सी से परपेंडिकुलर बनाओगे तो भी यही आएगा, बी से परपेंडिकुलर बनाओगे तो भी, ए से परपेंडिकुलर बनाओगे ये आएगा, सी से परपेंडिकुलर बनाओगे, वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर बनाओगे तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और सी से परपेंडिकुलर बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो ये आउटसाइड लाई करेगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो इस सिचुएशन में आउटसाइड लाई करता है। वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर बनाया, वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर बनाया और वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। क्लियर है ऑर्थो सेंटर सबको? इसके बारे में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं है अलग से, जैसे सर्कमसेंटर्स में पढ़ी है। क्या हुआ, सब सो हो गए? सैचुरेशन लेवल आ गया? भूख लगने लगी? मैं नहीं। ऑडिबल नहीं हो गया? मेरी वो आवाज आ रही है, राइट? हाँ आ रही है। ओके, वो क्या? अर्थर ऑल्सो लेफ्ट। देखो एक एक करके तुम लोग सब लोग ड्रॉप होना शुरू हो जाते हो। 19-20 नॉर्मल स्ट्रेंथ रहती है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट। जयदीप टाइप कर करके आंसर दे रहे हैं। जयदीप बेटा मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ ना, तो बोल करके बताओ, बोलने में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? जयदीप सर उसकी माइक नहीं है। उसका माइक नहीं है, अच्छा कोई नहीं जयदीप, पूरे डेडिकेशन के साथ तुम चैट में आंसर दो, मैं देखूंगा बीच बीच में, ठीक है। अब इन सर्कल क्या होता है और इन सेंटर क्या होता है बताओ जल्दी से। इन सेंटर Point of concurrence of angle bisectors. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ना, निशिगंधा? हाँ देखो सर। क्या है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इफ आई हैव अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो इसका इंटरनल एंगल जो होता है ना, अगर इसको बाइसेक्ट कर दिया मैंने तो एक लाइन बनाई, सिमिलरली इसके इंटरनल बाइसेक्टर को
बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन बनाई और सिमिलरली इसके एंड बाइसेक्टर को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन बनाई, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहे, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर रहे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम इन सेंटर बोलते हैं। दिस इज इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं उसको हम इन सेंटर बोलते हैं, इस इन सेंटर। इन सेंटर को किस लेटर से डिनोट करते हैं? आई। इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं। और जो किसी भी एक साइड से, ठीक है, इन सेंटर से अगर किसी भी एक साइड का डिस्टेंस लेके रेडियस मान के अगर आप कोई ट्रायंगल बनाते हो, ये तो थोड़ा फिगर अच्छी नहीं बनी है, तो जो सर्कल बनता है इस सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। तो इट इज इक्विडिस्टेंट। इन सर्कल क्या होता है? अच्छा, ये जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट from all sides of triangle। देखो, ये जो इन सेंटर है वो यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा वही यहाँ से इतना डिस्टेंस होगा, वही यहाँ से उतना डिस्टेंस होगा, क्योंकि वही रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है वो, तो तीनों बराबर होने चाहिए। फिगर में ऐसा नहीं दिख रहा है बट होता है, ठीक है। तो इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल होगा, इन सर्कल इज a circle with I as center and radius as perpendicular distance between I and any side, distance between in center and any side। तो किसी भी एक साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मान करके अगर आप एक सर्कल बना दोगे तो वो इन सर्कल हो जाएगा, दैट विल बी इन सर्कल। और इन सेंटर निकालने का ना एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है मेरे पास, वो भी हम देखेंगे अभी। पहले इतना और नोट करके मुझे बताओ। Done, sir. डन, ओके। तो देखो यहाँ पे जो इन सेंटर का फॉर्मूला आता है मेरे पास, कि मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, और इसके एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ कोई एक आ रहा है, इसके भी एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ कुछ आ रहा है पॉइंट, और सिमिलरली कुछ आ रहा है दिस इन सेंटर। तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, हर चीज का अपना सिग्निफिकेंस होता है इस फॉर्मूले में। a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ x2 प्लस c टाइम्स ऑफ x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a टाइम्स ऑफ y1 प्लस b टाइम्स ऑफ y2 प्लस c टाइम्स ऑफ y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर हो जाएंगे। अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे? यहाँ पे a क्या होता है? एनीवन? स्मॉल a क्या है? What is the small a here? स्मॉल a ऑपोजिट साइड का लेंथ होता है,
स्मॉल बी अपोजिट साइड का लेंथ होता है वर्टेक्स बी के, और स्मॉल सी अपोजिट साइड का लेंथ होता है, और x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो देखो अपोजिट साइड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस अपोजिट साइड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस अपोजिट साइड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय x3 डिवाइड बाय तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर दो। ये इन सेंटर का फॉर्मूला होता है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि अगर मैं x1 x2 x3 निकालने को दूंगा, अगर मैं ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर क्या होता है, आप निकाल सकते हो। निकाल लोगे ना एवरीवन? यस Yes. Yes, sir. ओके, x2 कॉमा y2, तो ये हो गया मेरे पास इन सेंटर। और आगे बढ़ते हैं, एक्स सेंटर क्या होता है? देखो एक्स जैसे अभी निशी ने बताया ना कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स यहाँ पे मीट करते हैं, तो मेरा क्या बनता है? इन सेंटर बनता है, ठीक है। अब देखो एक्स सेंटर क्या होता है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। एक्स सेंटर होता है कि मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है ना, तो एक साइड का इंटरनल बाइसेक्टर किसी एक साइड का इंटरनल बाइसेक्टर और किसी दो साइड के एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स जहाँ पे मीट करते हैं। तो अगर मेरे पास ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ए का इंटरनल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे, that is known as एक्स सेंटर। और एक्स सेंटर के स्पेसिफिक वो होती है, एब्रिवेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं, मतलब स्पेशल डिनोशंस होते हैं, एब्रिवेशंस नहीं, स्पेशल डिनोशंस होते हैं। जैसे ए साइड के ऑपोजिट वाले सेंटर को, एक्स सेंटर को हम E1 बोलेंगे। सिमिलरली अगर बी साइड के वाले को बनाओगे आप, तो जहाँ पे मीट करेगा उसको हम E2 बोलेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे हम E3 बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लो। और एक्स सेंटर का देखो फॉर्मूला कैसा डिफरेंट होता है। एक्स सेंटर में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है हमारे लिए। तो एक्स सेंटर का फॉर्मूला देखो क्या होता है। एक्स सेंटर का फॉर्मूला होता है कि जिस साइड का आपने इंटरनल बाइसेक्टर लिया है, अगर मैं E1 का एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं, E1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? जिस साइड का हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है, उसका जो साइड का लेंथ है ना, उसको माइनस साइन से डिनोट कर दो। तो माइनस ए x1, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, सेम एज इंटरनल वाला ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। x3 y3 सेम इंटरनल वाला ही फॉर्मूला होता है, बस एक चेंज होता है कि जिस साइड का आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया, उस साइड के लेंथ को, उस साइड की लेंथ को ए की जगह माइनस ए कर लो, या बी की जगह माइनस बी कर लेना, या सी की जगह माइनस सी कर लेना, दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह ये हो जाएगा। और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो माइनस ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अगर यही सोचो कि अगर मैं E3 निकालूंगा तो मुझे क्या चीज माइनस करनी पड़ेगी? E3 निकालूंगा तो क्या चीज माइनस करनी पड़ेगी? सी माइनस करनी, हाँ, तो सी माइनस करना पड़ेगा। तो ax1 प्लस बी y2 माइनस सी x3 करना पड़ेगा अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो बस फॉर्मूला इसी तरह से है। तो E2 भी लिख दे रहा हूँ जिससे कि E3 समझ जाओ। E3 लिख लो, क्या हो जाएगा? ax1 प्लस बी x2 माइनस सी x3 अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, कॉमा ay1 प्लस बी y2 माइनस सी y3 अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। सिमिलरली E2 भी लिख लेना।
ठीक है। तो ये कुछ ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, स्पेशल पॉइंट्स थे जो स्ट्रेट लाइन में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे भी कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। तो चलो अब एक एक करके बताओ मुझे, ठीक है। जिससे जिससे मैं पूछूंगा, ट्राई एंड अनम्यूट द माइक, ट्राई अनम्यूटिंग द माइक एंड आंसरिंग मी। तो प्रेम, प्रेम अनम्यूट कर सकते हो आप माइक को? प्रेम, अच्छा रेज योर हैंड जितने लोग अनम्यूट कर सकते हो माइक। रेज योर हैंड जितने लोग अनम्यूट कर सकते हो माइक। तन्मय कर सकता है, निशिगंधा, प्रथमेश, आर्या, अनन्या, पूर्वा, वेरी गुड। आयुष, आयुष आप नहीं कर सकते? वेदांत, दीपक, मुक्तेय एंड अथर्व। चैतन्य सिंह समथिंग, सर मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई नहीं चैतन्य, आप चैट में रिप्लाई करना। तो जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, ठीक है, मैं इन लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आज के लेक्चर से रिलेटेड। तो दीपक, सबसे पहले आप बताओ बेटा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? दीपक, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? Point of interaction of all three altitude. पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन। हाँ, intersection of all three altitude. ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स, ठीक है। कोई हैंड अपना लोअर मत करना, लोअर डाउन मत करना, जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि किसको किसको पूछना है मुझे। अरे ऐसे डरना नहीं, आज के लेक्चर पे पूछ रहा हूँ। अथर्व, पूर्वा, प्रथमेश, आप लोगों ने हैंड नीचे कर लिया, ओके। तो आर्या, मुझे बताओ व्हाट इज सरकम सेंटर? आर्या, आप मुझे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, कितने आ रहे हैं ये? AM012, हाँ बेटा आर्या आप ही को बोल रहा था। The point of intersection where all perpendicular bisectors meet. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट। तो अगर मुझे तीन साइड ऑफ अ ट्राइंगल गिवन रहेंगे, मतलब तीन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल नोन रहेंगे, तो बेस्ट तरीका क्या होगा सरकम सेंटर निकालने का? आर्या, मैं मिड पॉइंट्स निकाल दूंगा तीनों साइड का, हाँ राइट? और उससे परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशंस निकाल लूंगा और फिर इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दूंगा, जहां पे मीट करेंगे वही हो जाएगा, राइट? हाँ। ठीक है। मुक्ति, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मुक्ति, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन सेंटर? सर x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c एंड y एक्स सेंटर वाले में, हाँ सही है, सही है, y कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि एक्स सेंटर निकालना है, अगर मुझे E2 निकालना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा? e2 निकालने के लिए माइनस b लेना होगा सर। माइनस बी लेना होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठ गई, राइट एवरीवन? हाँ। और तन्मय, मीडियंस जो होते हैं वो ट्राइंगल को दो इक्वल किस चीज में डिवाइड करते हैं? मीडियंस डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। तन्मय, तन्मय की आवाज नहीं आ रही ना? नहीं आ रही सर। तन्मय आवाज नहीं आ रही बेटा। निशी आप बताओ। निशी, तन्मय ने आंसर कर दिया चैट सेक्शन में, एरियाज में डिवाइड करता है, राइट? राइट, सही है तन्मय, सही है निशी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए, जो प्री रिक्वेस्ट थे ट्राइंगल्स से। अभी हम क्वाड्रिलेटरल भी देखेंगे। तो ये मैं क्यूए सेशन इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग बोर मत हो, आप लोग सब लोग प्रेजेंट रहो यहाँ पे। यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स एवरीवन, ठीक है?
अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। 10-15 एक मिनट तो आप लगेगा मुझे। निकाल के दिखाइए ना। हाँ, क्या दिखाऊं बेटा? सर आप बोल रहे हैं ना कि वो मिड पॉइंट पुट करने उसके बाद वहां से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन वो तो निकालेंगे। जब परपेंडिकुलर, जब लाइन की इक्वेशन पढ़ लेंगे तब वो करवाऊंगा मैं। मतलब अभी नहीं करना है ना? हाँ नहीं, मतलब अभी नहीं कुछ करना है। ना। हाँ, अभी नहीं कुछ करना है। बस मेथड ध्यान में रखना कि सर्कम सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर मुझे पर मिड पॉइंट तो मैं निकाल ही सकता हूँ, उससे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करेंगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, वही सर्कम सेंटर निकल जाएगा। तो अभी बस मेथड ध्यान में रखो, जब लाइन की इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वो सब चीजें करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अच्छा, मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा ना? सबको समझ में आ रहा है ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. ओके, क्वाड्रिलेटरल्स देखना है मुझे, ठीक है? जैसे ट्राइंगल देखा वैसे ही क्वाड्रिलेटरल्स देखना है मुझे। तो क्वाड्रिलेटरल्स, जैसे सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल जो हम देखेंगे, पैरेललोग्राम। तो सबने पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो एक डेफिनेशन मुझे बताओ पैरेललोग्राम की। एनीवन? अपोजिट साइड Quadrilateral having opposite sides ऑपोजिट साइड्स equal and Equal. parallel. राइट। तो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। अब क्या इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? नहीं सर, नहीं इक्वल होते हैं। सर ने 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होते हैं, कंफर्म नहीं इक्वल होते हैं। adjacent होते हैं। होते हैं शायद। सम तो 180 डिग्री होगा ना। बेटा वो एडजेसेंट का होता है, मतलब इसका और इसका सम 180 होगा। तो Opposite ऑपोजिट equal. साइड्स, राइट। तो यहाँ पे एक और पॉइंट निकलो कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। जहाँ पे मीट करता है तो ये साइड और ये साइड बराबर होता है क्या? और ये साइड और ये साइड बराबर होता है क्या? हाँ ठीक सर। है, होता है ना? तो एक और पॉइंट लिख लो कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ये तीन चीजें पता होनी, जब भी मैं पैरेललोग्राम मेंशन करूं तो आपके दिमाग में ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए, ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए। हाँ, और ये एक और पॉइंट जो आप लोगों ने अभी बोला था कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट सब लोग समझते हो एडजेसेंट वर्ड से क्या मतलब होता है? Yes. हाँ साइड बाय साइड। हाँ, आजू बाजू, अगल बगल। एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 180 degree. degree. ठीक है, आर सप्लीमेंट्री डिग्री, मतलब दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये पैरेललोग्राम जब भी मैं बोलूं तो ये चार चीजें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि सर ने पैरेललोग्राम मेंशन किया है तो ये चार चीजें होंगी। नेक्स्ट, नोट कर लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Next is rectangle. So what is a rectangle? Parallelogram where all angles Angles are are 90 degree. Very good. पैरेललोग्राम सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पैरेललोग्राम का ही सबसेट है? Yes. हाँ नहीं, ये पैरेललोग्राम इसका सबसेट है। बस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का सबसेट थोड़ी ना है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का सबसेट है। पैरेललोग्राम बड़ा पिक्चर है, रेक्टेंगल उसमें एक छोटा सा हिस्सा है।
हाँ तो रेक्टेंगल सबसेट है। ठीक है, खैर डेफिनेशन ये है कि सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करता है, ये ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करता है। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करता है। साथ ही क्या होता है इसमें जो एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिकली रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए, ऑल एंगल्स आर 90 90 डिग्री। तो देखो एडजेसेंट अभी भी सप्लीमेंट्री है, ऑपोजिट साइड अभी भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड अभी भी पैरेलल है। ठीक है, तो सब कुछ है, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की फॉलो कर रहा है। तो पैरेललोग्राम का एक स्पेशलाइज केस हो गया, एक पर्टिकुलर केस में ही रेक्टेंगल बन रहा होगा, तो रेक्टेंगल छोटा हुआ ना बेटा पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज होती है, डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल लेंथ के होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। वहां पे पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होता। देखो ये लेंथ कम हो सकता है, ये लेंथ ज्यादा हो सकता है, दिस लेंथ कैन बी ग्रेटर, दिस लेंथ कैन बी स्मॉलर, बट रेक्टेंगल में दोनों लेंथ्स बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं। अच्छा, ये जो डायगोनल्स हैं इनको मैं एंगुलर बाइसेक्टर बोल सकता हूँ क्या? ये जो डायगोनल्स हैं, कैन आई से दैट दे आर एंगुलर बाइसेक्टर्स? बताओ। नहीं होते हैं, फिगर से भी समझ रहे होगे ये चीज। जैसे मान लो कोई मैं बहुत ही बड़ा सा पैरेललोग्राम बना दूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ को ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा ना, राइट? हेलो। यस सर। yes sir Yes, sir. हाँ, तो डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, द एंगुलर बाइसेक्टर्स, सॉरी। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। जब मैं रेक्टेंगल बोलूं तो ये सारी पैरेललोग्राम तो दिमाग में आना ही चाहिए, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम दिमाग में आना चाहिए, और डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होने चाहिए, एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए, सारी चीजें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होगा? all sides equal and all angles 90 degree ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल का भी एक स्पेशलाइज्ड केस हो गया क्या? हाँ ठीक है, तो ये स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल हो गया, स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ट्रू है ना? हाँ Yes, sir. ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। सर, हाँ, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना अपने पैरेललोग्राम के? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल कहाँ होते हैं? ये तो समझाया था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर कहाँ आ रही है, देखो देखने से ही पता चल रही है ज्यादा है। हाँ हाँ yes, sir. लिखवाया भी है? नहीं लिखवाया क्या? नहीं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स इसी में इक्वल के होते हैं, रेक्टेंगल में। सर इसमें एंगल बाइसेक्टर होता है। इसमें एंगल बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे 45 डिग्री पे कट कर रहे होते हैं, ये भी 45 डिग्री पे कट कर रहा होता है, दैट इज व्हाई आई कैन से दैट ये एंगल 90 डिग्री होता है। दैट इज व्हाई मैं बोल पाता हूँ कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है,
आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? All sides equal and Parallelogram with opposite all side sides parallel. equal. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। यस सर। स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो जाएं, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स की जगह ऑल साइड इक्वल हो जाए। और डायगोनल्स कैसे होते हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं क्या? Yes, sir. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। और डायगोनल्स याद रखना, डायगोनल्स जो होते हैं ना अनइक्वल लेंथ के होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम रहे। डायगोनल्स जो होते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, अब स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस आएगा? सर रोम्बस 90 डिग्री नहीं होते सारे एंगल। रोम्बस में सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। और क्या डिफरेंस है? सर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होता। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि रोम्बस और स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। या तो कोई एक पर्टिकुलर एंगल निकाल लो रोम्बस का, जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो। और दूसरी चीज की क्या कहते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते, दे आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है। अब देखो, एक 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 इतनी ही चीजें थी। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज मैं और कराऊंगा, फिर लेक्चर एंड कर देंगे। यहाँ पे क्या है ना कि मैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल का या किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। मैं बस वो फॉर्मूला आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, और उसका एक एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ, बस फिर यू आर गुड टू गो। जैसे मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इसका एक वर्जन आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ रखा है, क्लास 10th में। लेकिन उस फॉर्मूले को देखो कितने इजीली हम समझ सकते हैं, x3 y3। तो अगर मुझे 3 वर्टेक्स नोन है, इफ 3 वर्टेक्स नोन है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखना मैं ध्यान से क्या कर रहा हूँ। मैं एक साइकिल में आगे बढ़ूंगा। अगर मैं x1 y1 ले रहा हूँ तो x2 y2, x3 y3 और वापस से x1 y1, मतलब पूरी साइकिल में कंप्लीट करूंगा। तो चाहे इधर से बढ़ो चाहे इधर से बढ़ो, पूरी साइकिल कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? x1 y1, फिर नेक्स्ट कुछ भी ले लूँ दोनों में से। तो लेट्स से मैं इस तरफ से बढ़ रहा हूँ, तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा x2 y2, फिर नेक्स्ट मैं लिखूंगा x3 y3, और फिर वापस से मैं लिखूंगा x1 y1। अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ इस तरह से लिखने का? इस तरह से लिखने का मतलब हुआ ना कि जब मैं लेफ्ट से राइट, मैं एक ऐसा लैडर बनाऊंगा, ऐसी लैडर बनाऊंगा, और वाइसे वर्सा एक दूसरे साइड पे भी लैडर बनाऊंगा दूसरी तरफ से, ऐसा ऐसा। तो जब भी मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा ना, तो मैं पॉजिटिव रखूंगा, और जब मैं राइट से लेफ्ट आऊंगा तो मैं नेगेटिव रखूंगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा। किसी भी चीज का फॉर्मूला लिखने का बहुत अच्छा तरीका है ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ, हाफ तो है ही, ऑफ, जो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव कर दो, तो x1 y2 प्लस साइन के साथ, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2
माइनस y2x3 माइनस y3x1 मॉड में, क्योंकि एरिया मुझे पॉजिटिव चाहिए। और ऐसा ऐसा ही एक फॉर्मूला आपने अपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से और यहाँ से x1 अगर कॉमन ले लूँ तो y2 माइनस y3 आएगा, x2 अगर कॉमन ले लूँ तो y1 माइनस x2 अगर कॉमन ले लो तो y3 माइनस y1 आएगा। तो याद है आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 10th में? नहीं पढ़ा है क्या? हाफ नहीं ऑफ शायद। y2 माइनस y3 पढ़ा था सर। प्लस x2 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2। पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला क्लास 10th में? नहीं पढ़ा है तो पढ़ा था। हाँ, ये पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, मैं बता रहा हूँ। तो या तो इस तरह से, तो ये फॉर्मूला इस पैटर्न को बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न फॉर्मूला डेरिवेशन का। तो अगर मुझे किसी भी चीज का, ठीक है, और एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलीफिगर, अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज नोन है और सबके साइड्स मुझे दिया, देखो क्वाड्रिलेटरल में भी मैं बता रहा हूँ कैसे एप्लीकेबल रहेगा। अगर मुझे चारों वर्टेक्स नोन है तो मैं एरिया निकालने के लिए, अनलेस एंड अनटिल वो स्क्वायर हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, तो मैं चारों वर्टेक्स अगर मुझे नोन है तो मैं स्टेप लैडर पैटर्न फॉलो करूंगा। बस ध्यान रहे कि एक साइकिल में ही चलना, पूरी साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सी पे आके रुक गए, लास्ट में वापस से x1 y1 लिखना है। आप चाहो तो x2 y2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो x2 y2 x3 y3 x1 y1 वापस से x2 y2 आना चाहिए लास्ट में। फॉर्मूला सेम आएगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल के लिए देख लो, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4। तो देखो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो हाफ लिखो, फिर क्या करो, कहीं से भी शुरू कर लो। जैसे मान लो मैं x1 y1 से ही शुरू कर रहा हूँ, तो x1 y1 और इस तरफ से बढ़ रहा हूँ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड वापस से x1 y1, पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है, ठीक है। और ऐसा देखो, क्या मैं बोल रहा हूँ कि साइकिल से चलना है, जैसे x1 y1 के बाद मैंने x2 y2 लिखा ना, तो तुरंत मैं x4 y4 नहीं लिखूंगा, पहले आई हैव टू राइट x3 y3, नहीं तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला। अब क्या करो, ओरली देख करके लिख सकते हो, हर बार इतनी चीज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ ऑफ, एक तो मॉड डाल दो, x1 y2 प्लस x2 y3, सारी प्लस वाली चीजें लिख लो, प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x4 माइनस y4 x1। और हर बार ऐसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कितने इजीली हो जाएगा। तो दिस इज स्टेप लैडर पैटर्न। सबको समझ में आया होगा आई गेस ये पैटर्न कैसे बन रहा है। ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है ना? अब देखो कितने इजीली आप लिख सकते हो, हर बार ये फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला लिख रहा था मैं, इसलिए आप लोगों को टाइम लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन देखो बहुत इजीली होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसके साइड दिए हुए हैं, जैसे 1,1 7, -3 12, 2 और 7, 21, तो फाइंड एरिया ऑफ ABCD बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD बोल दिया। तो देखो आपको क्या करना है, हाफ, ठीक है, माइंड में सोचो, तो 1 1 7 -3 12 2 7 21, चलो पहली बार कर रहा हूँ तो इसलिए लिख दे रहा हूँ, और वापस से 1 1, इसी ABCD इसी डायरेक्शन में बढ़ोगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ 1 इंटू -3 7 इंटू 2 प्लस 14 प्लस 12 इंटू 21
12 240 240 240 252 प्लस 7 इंटू 1 7, फिर माइनस साइन के साथ -7, फिर एक और माइनस साइन के साथ -3 इंटू 12 -36, तो एक प्लस 36 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 7 -14 -21, और ट्रस्ट में तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो कितने इजीली आ रहा है। तो हर बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप समझने की कोशिश करो। तो आई गेस स्टेप सबको क्लियर हो गया होगा। -11, ये 7 और ये 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 20। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 18, तो 18 बचेगा, 252 प्लस 18 विल बी -3 -24 बचेगा, तो -24 264 12 बचेगा। देखो हाफ ऑफ 264 कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। तो बहुत इजीली निकल जाएगा जी। इतना मत सोचना कि हर बार सर कौन इतना लंबा लंबा फॉर्मूला लिखेगा। अगर वर्टेक्स नोन है तो आप डायरेक्टली पैटर्न अप्लाई करो और रिजल्ट निकाल दो, तुरंत हो जाएगा। तो चलो, आई गेस सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। Everyone was able to understand whatever I have taught. I will be sharing the notes. एक बार notes go through कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट Yes, लेक्चर sir. में we'll be starting with straight line. Yes, sir. तो अभी तो Thank you, आप लोग का sir. सेशन बाद में, तो सेशन एंड कर दूं ना मैं? हाँ. Yes, sir. ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Bye, Bye. sir. Thank you, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।